हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और कभी कभी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस पर भी ग्राफिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वही कंपेरेटिव स्टडी कराता हूँ बिटवीन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड देन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था। उस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला था AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था। फिर हम लोग देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। NCERT में इन्हीं दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर न्यूमेरिकल्स हैं। मैं सेकेंड ऑर्डर भी आप लोगों को करा दूंगा ताकि कोई ग्राफिकल क्वेश्चन बने तो आप लोग उसमें रुक ना पाए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं इनको। देखिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ड्राइव किया था AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। AT है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन, K है रेट कांस्टेंट और T है टाइम टेकन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था KT इज इक्वल टू 2.303 log A0 ओवर AT। ये हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूले से, या ऐसे समझ लीजिए कि शॉर्ट ट्रिक से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए, जनरल फॉर nth ऑर्डर के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ। मान लीजिए किसी रिएक्शन का nth ऑर्डर है, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है कि KT इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/AT n माइनस 1 माइनस 1/A0 n माइनस 1। देखेंगे हम लोग इसको भी। तो अब देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन, और पर्टिकुलरली उसमें मैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो यहां पर देखिए KT इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, दिस इज 1/AT 2 माइनस 1 माइनस 1/A0 2 माइनस 1। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा और आप लोगों के पास आ जाएगा KT इज इक्वल टू वही 1/1, तो इसका मतलब 1 ही हो गया वो, और ये आ जाएगा 1/AT माइनस 1/A0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये जो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताई है, दिस वन, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए काम नहीं करता है। ये जो n यहाँ पे जो लिखा है, दिस n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये n 1 के बराबर होगा तो ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। ये जीरो ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए ये रिएक्शन वर्क करती है। अब देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सीधा सा मतलब रहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, और यहां पर तो आप लोग जानते ही हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। तो आप लोगों को मैंने यहां इनके फॉर्मूले बताए हैं कंपैरेटिवली, और फिर इनका रेट लॉ आप लोगों के सामने लिख दिया है। अब हम लोग कुछ यहां पर ग्राफ्स बनाएंगे, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में से बनते हैं। वो देखिए कि अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ खींचते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिस R इज ऑलवेज इक्वल टू K।
दैट मीन्स ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए चाहे कम कर दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। दैट मीन्स दिस कर्व विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे यहां पर आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए अगर ग्राफ खींचे तो कैसा आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एज सुन एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सेम यहां देखें तो देखिए आर और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ इंक्रीज करते हैं तो यहां भी कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो आप लोग कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी कर रहा है विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने ये ग्राफ भी बनाए थे AT की कंसंट्रेशन। देखो मान लीजिए मैं ग्राफ बनाता हूं AT और T के बीच में। AT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। तो देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैं इसको किसके बराबर रख सकता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर। देखो हमारे पास फॉर्मूला है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। दिस इज y, दिस इज c, दिस इज m, दिस इज x। तो देखिए स्लोप कैसा आ रहा है, माइनस के बराबर आ रहा है, और c है दैट इज इक्वल टू द A0 और x एक्सिस पे क्या आ रहा है, t। दैट मीन्स ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा और m बराबर क्या रहेगा यहाँ पर, माइनस के। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ग्राफ खींचूं इस जगह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो देखो लॉग A0 ओवर AT और T के बीच में ग्राफ खींचें तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, लॉग A0। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग A0 ओवर AT बराबर KT ओवर 2.303। ये है y एक्सिस, दिस इज x। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, m, और बाद में क्या आ रहा है, c। तो ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से, और इसका m होगा m बराबर प्लस k ओवर 2.303। अगर यहां ग्राफ खींचूं मैं इस जगह, देखिए मैं इसको यहां साफ कर लेता हूं, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, KT इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0। ये आ गया मेरे पास। तो देखिए यहां मैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखिए KT इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और मुझे ग्राफ खींचना है, देखिए 1/AT और T के बीच में। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को उसी टर्म में लिख लेता हूँ। तो देखो 1/AT ये बन जाएगा KT प्लस 1/A0। तो देखिए दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x, दिस इज c। तो देखिए y एक्सिस पर क्या है, 1/T, x एक्सिस पर क्या है, t, m किसके बराबर है, k के, और c हमारे पास है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, और यहाँ m बराबर होगा, m बराबर k प्लस k। तो देखिए एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आ रही होगी कि जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t में ग्राफ खींचते हैं, देखो AT आ रहा है यहाँ पे 1/AT आ रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है। तो आप लोग एक जनरल आइडिया ड्रॉ कर सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो ग्राफ होंगे कंसंट्रेशन वाले, उसमें लॉग जरूर आ रहा होगा। और नहीं है तो आप लोग ये फॉर्मूले से कर ही सकते हैं, आप लोग, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आप लोग उससे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली देख लीजिए किसका कैसा ग्राफ आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाफ लाइफ का ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ को मैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है, देखिए
देखिए मैं इसको लिख दूं के टी इज इक्वल टू या के टी ओवर 2.303 इज इक्वल टू लॉग A0 माइनस लॉग AT। और मुझे ग्राफ खींचना है लॉग AT और T के बीच में, ठीक है, लॉग AT और T के बीच में। तो इस इक्वेशन को मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में अगर लिखता हूं तो देखिए इस लॉग AT को क्या बनाना है, y बनाना है। तो ये आ जाएगा लॉग AT बराबर लॉग A0 माइनस KT ओवर 2.303। दिस इज y, दिस इज c, दिस इज m, दिस इज x। तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस। और m इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा, सॉरी स्लोप इसमें माइनस में है, माइनस के अपॉन 2.303 है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, m इज इक्वल टू माइनस के ओवर 2.303। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो ये ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनना है, कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे AT है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या है, लॉग है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ में कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को लॉग मिलेगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक हो गई कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो कंसंट्रेशन वाले ग्राफ हैं उसमें आपको लॉग मिलेगा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ में आपको लॉग नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग आते हैं हाफ लाइफ पर। मैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सबके लिए बता देता हूँ। हाफ लाइफ में देखिए हमने दिखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ बराबर था A0 अपॉन 2K। हाफ लाइफ किसके बराबर था, A0 अपॉन 2K। इसका मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी तो उसका हाफ लाइफ बढ़ जाएगा। अगर हम लोग इसमें ग्राफ खींचते हैं तो देखिए टी हाफ और यहाँ पर कंसंट्रेशन, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। वहाँ मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ के लिए अगर ग्राफ बनाते हैं, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ के लिए, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब यहाँ मैं हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचूं तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये ग्राफ कुछ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। आप लोगों को याद रखने हैं, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। देखिए सेकेंड ऑर्डर के लिए या nth ऑर्डर के लिए अगर हम लोगों को टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन पता करना हो तो एक उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए कि टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 माइनस n। ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे देखो इसको चेक कर लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 0 तो देखो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो वही आ रहा है फॉर्मूला। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0। दैट मीन दिस ट्रिक इज वेरीफाइड। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग किसी nth ऑर्डर रिएक्शन में उसकी टी हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मुझे ग्राफ बनाना है अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n क्या है, 2। तो देखिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 माइनस 2। तो आपको मिल जाएगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर -1, या मैं लिख सकता हूँ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे ग्राफ खींचता हूँ टी हाफ और 1 अपॉन ए के बीच में, ध्यान देना है, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। टी हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर इसी ग्राफ को मैं
टी हाफ और ए के बीच में खींचता हूँ, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी तो टी हाफ कम होगा। तो देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ये है टी हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, ये है टी हाफ और 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। आई होप आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ रहे होंगे, नहीं है तो जो वीडियो है उसको पॉज करिए और दोबारा से उस वीडियो को दोबारा से देखिए। तो देखो ये यहाँ तक हमने पढ़ा है टी हाफ। चलिए अब मैं आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ और भी टाइम पीरियड की बात होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे टी कंप्लीट की बात करें, टी कंप्लीट, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी कंप्लीट का फॉर्मूला आता है A0/K, और A0/K है, या मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ टी 50% या टी हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको हाफ लाइफ पता है तो आप लोग उसमें ट्वाइस कर दीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टी कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंप्लीट लाइफ निकालता हूँ, कंप्लीट लाइफ, तो ये निकल कर आती है इनफाइनाइट। और जबकि यहाँ पर अगर मैं 75% करता हूँ तो ये आता है 2 इंटू हाफ लाइफ। मतलब यहाँ पर तो हाफ लाइफ का दुगना कर दोगे तो कंप्लीट लाइफ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हाफ लाइफ का दुगना कर दोगे तो क्या मिलेगी, 75% लाइफ टाइम उसका मिलेगा आपको, टी 75% मिलेगा। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप लोग यहाँ टी 99% और टी 90% का रेशियो निकालें, ये हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम वीडियो में किया था, तो इस यहाँ से आप लोग ये रेशियो अपने आप से निकाल सकते हैं। एक रेशियो आएगा फिक्स रेशियो, और क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में ये। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसीलिए करा दिया सेकंड ऑर्डर, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में से न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 99.9% कंप्लीट हो जाती है 10 मिनट्स में। ठीक है, फिर क्वेश्चन में है, सॉरी 99% है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड 99% इन 10 मिनट्स। फिर हमसे पूछा देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ, हमसे पूछा गया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, इस तरह से हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करेंगे। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स, देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि टी 99% का मतलब है कि रिएक्शन 99% इज कंप्लीटेड, मतलब रिएक्टेंट का 99% किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट कितना बचा रह गया, 1%। तो रिएक्टेंट का जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर हमको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा क्वेश्चन में। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया गया है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेंशन करना जरूरी है। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है KT इज इक्वल टू 2.303 log A0/AT। अच्छा, जब कभी भी ये परसेंट में टाइम वगैरह दिया गया हो, जैसे टी हाफ लाइफ को टी 50% बोला है या टी 75% बोला है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कि लेट अस कंसीडर कंसंट्रेशन ऑफ A0 इज 100। ऐसे मान लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। अब देखिए मैं निकालता हूँ टी 99% के लिए, तो देखो ये आएगा 2.303/K,
देखो टी 99% है, के को मैं इधर ले गया 2.303 अपॉन के, और ये आ गया log 100, A0 कितना मान लिया 100। अच्छा AT कितना बचा हमारे पास 1, AT कितना बचा भाई 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो रिएक्टेंट कितना बचा हुआ रह गया केवल 1%। तो दिस इज इक्वेशन 1, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब आते हैं हम लोग T 99.9% के लिए, T 99.9%, तो देखिए 2.303 ओवर के log 100, A0 को कितना माना है हमने 100। अगर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट है तो बचा कितना रह गया 0.1, और ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को इक्वेशन में लिख लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा देखो T 99% डिवाइडेड बाई T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 ओवर के log 100 ओवर 1 डिवाइडेड बाई 2.303 ओवर के log 100 ओवर 0.1। ठीक है, तो देखिए 2.303 से अपॉन के से ये पूरा कैंसिल, तो मेरे पास आ गया T 99% ओवर T 99.9% इज इक्वल टू log 100 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर ये आ जाएगा 1000, और 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ log 10 की पावर 2 ओवर log 10 की पावर 3। तो T 99% ओवर T 99.9%, इसको मैं और सॉल्व कर लूँ, देखिए ये आ जाएगा log m की पावर n है, तो n आगे आ जाएगा 2 log 10, और ये आ जाएगा 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1 कैंसिल। ये मेरे पास रेशो निकल कर आ गया T 99% का रेशो T 99.9% से, तो यहाँ पर अब वैल्यू लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट is 10 to the power minus 3 second. How much time it will take for 10 gram of a reactant to reduce to 2.5 gram? तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग उसको पॉज करके क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए हमको ये बताया गया है कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमको ये बताया गया है। फिर आप लोगों को K दिया गया है 10 to the power minus 3 पर सेकेंड, 10 to the power minus 3 पर सेकेंड, और आपसे दिया गया कि A0 है 10 ग्राम, A0 इज 10 ग्राम। यदि 80, देखो क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ ए रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम, मतलब 10 ग्राम इनिशियल अमाउंट है, कितना समय लगेगा कि वो 2.5 तक रिड्यूस हो जाएगा, मतलब फाइनल अमाउंट कितना है 2.5 ग्राम। अगर वो ये बोलता कि 2.5 ग्राम से रिड्यूस हुआ है तो अमाउंट बचता 7.5, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 2.5 ग्राम, दैट मीन्स 80 कितना है 2.5 ग्राम। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि T इज इक्वल टू 2.303 log A0 ओवर 80। ठीक है, इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिए, हमको T निकालना है। देखिए वैल्यू पुट करते हैं 2.303 ओवर K log A0 ओवर 80, पुट द वैल्यू, तो T इज इक्वल टू 2.303, K की वैल्यू है 10 to the power minus 3 log A0 की वैल्यू 2 और 80 की वैल्यू 2.5, 2.5 से ये 4 टाइम, तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 3 log 4। log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 इंटू 2 log 2 की वैल्यू है 0.3010। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास t आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा t? सेकंड में, क्योंकि k की यूनिट किस में है? सेकंड में है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर या किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर मिलेंगे। तो क्वेश्चंस को बड़े ही इत्मीनान से आप लोग करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, सीक्वेंस में कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन इज हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास मान लीजिए कोई गैसियस रिएक्शन है, यहाँ पर गैसियस रिएक्टेंट है, गैसियस रिएक्टेंट, और आपसे पूछा गया कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए R1 है और फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए R2 है। तो द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था उससे आधा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया जब वॉल्यूम को डबल कर दिया गया। वॉल्यूम को डबल करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन C थी, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो गई? आधी हो गई। अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। वॉल्यूम बढ़ाने से वॉल्यूम इज इन्वर्सली या कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो देखिए कंसंट्रेशन को आधा करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी आधा हो रहा है। दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब n कितना है यहाँ पर? 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वैसे ओरली कर सकते हैं। ठीक, देखिए नाउ द टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन, पार्टिसिपेटिंग in a reaction in a single step reaction। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है PCl5 गिव्स आउट PCl3 + Cl2, तो हाउ मेनी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल? 1 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, दैट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी इज 1। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। फॉर एग्जाम्पल H2 + I2 गिव्स आउट 2HI, द मॉलिक्यूलरिटी इज, देखो 1 हाइड्रोजन 1 आयोडीन, मॉलिक्यूलरिटी बिकम 2। तो देखिए किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन की 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक रिएक्टेंट प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की 0 नहीं आ सकती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है सिंगल स्टेप, तो इसका मतलब कोई ऐसी रिएक्शन भी होंगी जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही होंगी। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करता हूँ, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों ने ऑर्गेनिक 11th क्लास में पढ़ा था ये, कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। इस बेसिस पर रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती हैं, दैट रिएक्शन आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, मल्टी स्टेप में जो कंप्लीट होती हैं, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है?
अगर आपको केवल एक ही स्टेप दिया गया है दैट मीन सिंगल स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप दिए गए हैं तो वो मल्टी स्टेप। मतलब ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दी जाएगी तो उसमें जितने स्टेप इन्वॉल्व हैं वो सभी स्टेप आपको दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद से मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म पहले से आपको दी जाएगी, तब आपसे वो मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा। देखिए एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमसे पूछी गई है। तो देखिए दिखने से ये पता चल रहा है कि दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को जब ये रिएक्शन मिलेगी तो साथ में इसकी मैकेनिज्म दी जाएगी, बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दी जाएगी तो साथ में उसकी मैकेनिज्म भी दी जाएगी। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कुछ ऐसे है, मैकेनिज्म कुछ ऐसे है। देखिए स्टेप 1, N2O5 डिसोसिएट्स इनटू NO2 प्लस NO3। In step 2, N2O5 again reacts with NO3 and it form 3NO2 plus O2। और यहाँ पर स्टेप 1 दैट इज स्लो स्टेप एंड स्टेप 2 इज फास्ट स्टेप। और जब आप इस रिएक्शन को नेट रिएक्शन बनाओगे तो NO3 से NO3 कैंसिल, ये 2N2O5 gives out 4NO2 and it become O2। दैट मीन्स इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है ये। स्टेप 1 और स्टेप 2 आप लोगों को क्वेश्चन में हमेशा दिए जाएंगे। अब यहाँ से पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी गई है, उसकी मैकेनिज्म दी गई है, तो उस मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप कंसिडर्ड फॉर मॉलिक्यूलरिटी डिटर्मिनेशन। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म में स्टेप 1 इज स्लो और इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1। दैट मीन्स इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दी जाएगी तो आपको हमेशा याद रखना है उस रिएक्शन में, उस मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप है दैट इज कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। डन। देखिए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस में हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी मीन्स द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन, द सम ऑफ पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। सेकेंड, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो। अगर रिएक्टिंग स्पीसीज ही जीरो हो जाएंगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो रिएक्शन ही नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, हमने पढ़ा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शन एंड कैन बी नेगेटिव। ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी डू नॉट चेंज विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कुछ डिफरेंस थे, आप लोग अपने आप से नोट्स बना लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता देता हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि जनरली किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये 3 हो सकती है। जनरली किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3, बिकॉज बियॉन्ड 3 उनमें नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन घट जाते हैं। इफ द मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 3 देन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डू द रिएक्शन नॉट हैव मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3, बिकॉज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीजेज। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए स्यूडो नाम से ही पता चल रहा है, स्यूडो मीन्स फॉल्स। ऐसी रिएक्शन जो फॉल्सली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका मतलब एक्चुअली में उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और है,
लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करती है। तो देखते हैं हम लोग उसको। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप लोग रीड आउट कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट नहीं करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि इस रिएक्शन में H2O एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। इतना एक्सेस अमाउंट में है कि इसमें से 4-5 ml कम हो जाए या 4-5 ml बढ़ जाए तो इसकी कंसंट्रेशन पर कोई विशेष चेंज नहीं आएगा। और जब इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। दैट मीन्स जो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो दिखने में यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली केवल एक रिएक्टेंट ही उसके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ लिखता हूँ तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5। देखिए ये फॉर्मूला है ईस्टर का और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस 12th क्लास ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। और यहाँ पर है H2O एंड दिस H2O प्रेजेंट इन एक्सेस और इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन, ठीक। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा K डैश CH3COOC2H5। तो अब मॉडिफाइड इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बनकर आ रहा है 1। एक्चुअली में देखने से तो ये पता चल रहा है कि 2 रिएक्टेंट हैं, 2 कंसंट्रेशन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है केवल 1। दैट मीन दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप लोगों के पास ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्कर क्वेश्चन है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल पूछेंगे, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए ये था हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। इसको पढ़ने के बाद आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं एनसीईआरटी के, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस फॉर्मूले में या किस डेरिवेशन में आपको डाउट है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स पर एक वीडियो क्लास और ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।